हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल RLV स्टडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो पहला पॉइंट मेरा है, पहली हेडिंग है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। दोस्तों, विद्युत आवेश क्या है? इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब किसी पदार्थ के अंदर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसको विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, मतलब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेशों को धनात्मक आवेश कहते हैं। जैसे यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो धनात्मक आवेश में यदि किसी कांच की छड़ को या रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो जब कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेशों को ऋणावेश कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ को, किसी छड़ पर अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं तो वह छड़ ऋणावेशित हो जाती है। यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इस कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। नोट: सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि सजातीय आवेश, यदि पॉजिटिव आवेश अगर एक दूसरे को हम स्पर्श कराएं तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये दोनों धनात्मक आवेश है। एक इसका कार्य प्रतिकर्षण करेंगे। यदि पॉजिटिव आवेश एक नेगेटिव आवेश को स्पर्श कराया जाए तो ये आकर्षित करेंगे। विद्युत आवेश मतलब विद्युत आवेश वह गुण है जिसमें चुंबकीय प्रभाव, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश वो आवेश होता है जिसमें किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है, उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। और ऋणात्मक आवेश वो आवेश होता है जिसमें किसी पदार्थ को अधिक इलेक्ट्रॉन दे देने पर उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। इसमें नोट है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों सजातीय आवेश एक समान के आवेश हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अपने से दूर जाएंगे। और विजातीय आवेश अगर मतलब अलग अलग आवेश, एक प्लस का एक माइनस का आवेश है तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, वह अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरा आता है, सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू एक्सेस और डिफेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है जिसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कण पाए जाते हैं।
प्रोटॉनों पर धन आवेश तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इस प्रकार नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन का जो धन आवेश होता है वह ऋण आवेश के बराबर होता है, किंतु इसमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है, तथा किसी परमाणु को अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। अभी आपको मैंने बताया था कि जब किसी परमाणु या किसी छड़ को या किसी परमाणु या किसी अणु को आवेश मतलब पर इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल लिया जाता है तो वह जो परमाणु होता है धन आवेशित हो जाता है, और जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन अधिक दे दिया जाता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन उतरकर रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण धन आवेश की अधिकता हो जाती है तथा रेशम पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। मतलब जब कांच और रेशम के छड़ को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं। तो जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं तो कांच की जो छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और रेशम जो होता है वह ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तीसरा पॉइंट है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, चलिए देखते हैं इसको। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। मतलब जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों पर विपरीत आवेश है, मतलब एक प्लस का आवेश उत्पन्न होता है और एक माइनस का उत्पन्न हो जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर ठीक उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। इससे यह स्पष्ट है कि विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। यह विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। यह विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाता है आकर्षण तथा परिकर्षण। अभी आपको मैंने बताया था कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के मतलब असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें कहा है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता मतलब इसका क्रम क्या होता है, मतलब कितने क्या हो सकता है इसमें। योज्यता मतलब कुल संख्या कितनी हो सकती है। विद्युत आवेशों की योज्यता
किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश इसके अलग अलग कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि निकाय अलग अलग कणों से मिलकर बना है जिस पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4, -Q5, -Q6, -Q7 हो तो निकाय पर कुल आवेश Q इक्वल Q1 + Q2 + Q3 + Q4 -Q5 -Q6 -Q7 होता है या है। ठीक है, तो विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है, मतलब किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश अलग अलग कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग मतलब बीजगणितीय योग का मतलब हो जाता है कि Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 + Q4 -Q5 -Q6 -Q7 ये हो जाता है। कूलाम का नियम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कूलाम का नियम। देखिए बहुत सिंपल है। किसी चालक में बहने वाली धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाला विद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, किसी चालक में बहने वाली धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। चालक तथा विद्युत रोधी। चालक क्या होता है, मतलब जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। अब विद्युत रोधी पदार्थ होता है जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी इत्यादि। ठीक, मतलब जिस पदार्थ में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है या आसानी सरलता पूर्वक प्रवाहित हो जाती है उस पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया। तो इन सभी में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो वे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। तो कांच, लकड़ी, प्लास्टिक इन सभी चीज़ों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेशन। देखिए विद्युत आवेशन 3 प्रकार का होता है। विद्युत आवेशन 3 प्रकार के होते हैं। चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन पहले इसको हम समझ लेते हैं हेडिंग को। तो मतलब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, 2 छड़ें, एक आवेशित छड़ हो और एक अनावेशित छड़ हो। दोनों छड़ों को यदि हम सटा कर रखते हैं तो जो आवेशित छड़ होती है उससे इलेक्ट्रॉन अनावेशित छड़ पर चले जाते हैं। इसी क्रिया को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे इसमें दिया है चालन द्वारा आवेशन, एक आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से सटा कर रखते हैं तो आवेशित पदार्थ के कारण अनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसे चालन कहते हैं, चालन आवेशन कहते हैं। जैसे आवेशित कण हो गई और ये हमारा अनावेशित, तो जब दोनों कणों को हम सटाएंगे आपस में तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर चले आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है,
तो घर्षण द्वारा क्या होता है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं उसे घर्षण कहते हैं, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं उसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे घर्षण द्वारा आवेशन, जब हम किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिसे हम घर्षण आवेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रेरण द्वारा आवेशन। जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास रखते हैं तो अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। मतलब जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित मतलब एक पॉजिटिव वस्तु को एक नेगेटिव वस्तु के साथ रखते हैं तो नेगेटिव वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे हम प्रेरण कहते हैं, और प्रेरित होने लगती है जिसे हम प्रेरण कहते हैं। प्रयोग देखते हैं। प्रयोग, यदि हम विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे दो धातु के गोले ए और बी को परस्पर संपर्क में रखे हुए दोनों गोलों को एक दूसरे को कुछ दूरी पर रख दें तो गोले के निकट मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने लगते हैं और गोले ए का निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश की अधिकता तथा गोले बी के पिछले भाग पर पृष्ठ पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। तो प्रयोग में कहा है जब हम ए और बी दो गोलों को हम कुछ दूरी पर रखते हैं या पास पास रखते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, जिससे वह ए पर मतलब आकर्षित होने लगते हैं तो ए के निकटवर्ती जो क्षेत्र होता है और ऋणावेशित हो जाता है, और जो बी का पृष्ठ होता है निकटवर्ती जो क्षेत्र होता है वह धनावेशित हो जाता है। यदि आवेशित छड़ को हटाकर गोले के बीच की दूरी बढ़ा दें तो इन गोलों पर प्रेरित आवेश समान रूप से गोले में फैल जाता है। गोला ए ऋणावेशित तथा गोला बी धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो जब अगर इनके बीच में हम कोई छड़ को मतलब जो धनात्मक जो छड़ होती है उसको हम हटा दें, गोले को हम दूर दूर कर दें, तो जो इनका जो चार्ज है गोले ए का जो चार्ज है उसे पूरे मतलब गोले बी का जो चार्ज है और पूरी तरह से उसके अंदर फैल जाता है। तो गोले ए का जो नेगेटिव चार्ज है पूरी तरह फैल जाता है, गोला बी धनात्मक हो जाता है, गोला ए ऋणात्मक हो जाता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कूलाम का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट कूलाम का नियम अक्सर ये बोर्ड में आता रहता है दोस्तों। तो कूलाम का नियम ये दो तरीके से पूछ सकता है, या तो केवल पूछेगा कूलाम का नियम लिखिए, या तो पूछेगा कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। यदि केवल कूलाम के नियम के बारे में पूछेगा तो केवल आपको परिभाषा लिखनी है, और अगर कूलाम के नियम की व्याख्या या प्रकाश डालिए अगर कह दे तो आपको परिभाषा सहित उसका निगमन भी करना है। जैसे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में बताया था कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसे इसको एक फार्मूले से परिभाषा आपको बता रहे हैं, जैसे F अंकानुपाती Q1 Q2 बटे R² ये होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कूलाम के नियम की व्याख्या,
मतलब कूलाम का नियम, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला, या ऐसे भी लिख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे माना कि दो बिंदु A और B हैं। बिंदु A पर Q1 आवेश तथा बिंदु B पर Q2 आवेश रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r मीटर है। तो आवेश Q1 बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश Q1 बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F अनुपाती Q1 समीकरण 1। आवेश Q2 बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F अनुपाती Q2 समीकरण 2। बीच की दूरी, जो दो आवेश जो हमारे दिए थे, दो आवेशों की बीच की दूरी हमारी r है, तो इनके बीच की दूरी r के वर्ग के बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F अनुपाती 1/r² समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से हल करने पर तो F अनुपाती, क्योंकि देखिए इसमें तीनों ऑप्शन मेरे अनुपाती के बराबर में आए हुए हैं, क्योंकि F अनुपाती Q1, F अनुपाती Q2, F अनुपाती 1/r²। तो इसको हम लिखेंगे F अनुपाती Q1 Q2/r²। अनुपाती का मतलब चिन्ह हटाएंगे तो क्वेश्चन का गुणा होगा, तो F इक्वल K Q1 Q2/r²। K का मान निश्चित होता है, K का मान निश्चित होता है। K का मान होता है, चूंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K का मान निश्चित होता है, तो K की जगह हो जाएगा वो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r²। न्यूटन, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। इसका भी मान निश्चित होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9। 9 × 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा F इक्वल 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2/r²। मात्रक न्यूटन, जहाँ F बराबर विद्युत बल, Q बराबर आवेश, R बराबर दूरी, एप्सिलॉन 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान निश्चित होता है, एप्सिलॉन 0 का मान निश्चित होता है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।